अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आप खैर से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज के टेस्ट की डिस्कशन को। सबसे पहले है जी हमारे पास पॉइंट आउट द इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप लोगों को इल्म है कि 4 किस्म के हमारे पास यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, ठीक है, जिसमें फ़ारेनहाइट आता है, जिसमें केल्विन आता है, जिसमें डिग्री सेल्सियस आता है और जिसमें रैंकिन आता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास जो यानी फार्मूलाज जो करेक्ट होते हैं, केल्विन में जो कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। ये फार्मूला तो ओके है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है और ये वाला जो है, इन दोनों में मसला है। इन दोनों में मसला क्या है? इन दोनों में मसला ये है कि एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो होता है C। अगर हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। और अगर हम फ़ारेनहाइट का निकालते हैं तो फ़ारेनहाइट में 9 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे आ जाता है, और इसके साथ साथ ये जो सेल्सियस होता है उसमें हम जमा कर देते हैं 32 को। तीनों फार्मूलाज अहम हैं, आपको ये याद होने चाहिए, कन्वर्जन इजीली हो जाती है। अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप इनकरेक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों जो हैं हमारे पास इनकरेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है इससे रेलेवेंट। क्या क्या चीज़ें हैं जी? सबसे पहली बात, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो कन्वेक्शन होता है ना, इसमें एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? यानी मूवमेंट ऑफ हीटेड सब्सटेंस, यानी हीटेड सब्सटेंस की मूवमेंट से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन रेडिएशन में कैसे होती है? आपको इल्म है कि मूवमेंट होती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है, बहुत कॉमन चीज़ है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को आप 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये थर्मल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। टेम्परेचर जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी बॉडी के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि जी इस वर्ल्ड में या ह्यूमन जो फील्ड है इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और लोवेस्ट क्या है? अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें कि अभी तक इस अर्थ पे कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, तो वो 56.7 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अगर इसको हम केल्विन में लिख लें तो आप लोगों को इल्म है कि 273 ऐड करते हैं, इसमें हो जाएगा 329.7 केल्विन बन जाएगा। इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में लिखना चाह रहे हैं तो 134 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जो कि रिकॉर्ड हुआ है। और हुआ कहाँ था? ये हुआ था USA में, ठीक है, यानी ये जगह का नाम है। अगर हम लोवेस्ट की बात करते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो है हमारे पास -89.2 डिग्री।
इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 128.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, केल्विन में 273 ऐड करके। यानी दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं कि टेम्परेचर जी कहाँ पे ज़्यादा है, सबसे इजीली बता सकते हैं जी हाईएस्ट टेम्परेचर 56.7 डिग्री है, ठीक है। और लोएस्ट टेम्परेचर क्या है जी, वो -89.2 डिग्री है, ठीक है। ये जो लोएस्ट है ये अंटार्कटिका में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, वेस्टॉक स्टेशन के ऊपर। इसको यानी वो एरिया के नाम है जहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया। और आपको पता है कि अंटार्कटिका ही वो प्लेस है जहाँ पे ओजोन होल का भी हम तज़किरा करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ थोड़ा आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद हमारे पास है जी सेकंड नंबर, द डेंसिटी ऑफ गैस इज़ इक्वल टू, आइडियल गैस आपने पढ़ रखी है, PV इज़ इक्वल टू nRT, उसी में से हम निकालते हैं MP/RT। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के रिलेशंस भी निकाल सकते हैं कि यानी डेंसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है जी, MP/RT, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है, जो डेंसिटी होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, क्वांटिटी ऑफ द मास, यानी मास की जो क्वांटिटी होती है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की होती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करती हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। डेंसिटी वैसे मास पर वॉल्यूम भी होती है, ठीक है, लेकिन हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक हमारे पास होता है गैस होती है, गैस की डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। इसी तरह लिक्विड होता है, लिक्विड की डेंसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह आपके पास सॉलिड आएगा, सॉलिड की डेंसिटी को आप कैसे लिखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को डिफरेंट यूनिट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। अगर गैस की बात करें तो गैस पर ग्राम पर लीटर लिखते हैं, लिक्विड की बात करेंगे तो ग्राम पर मिलीलीटर लिखेंगे, अगर सॉलिड की बात करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। डेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा डेंसिटी की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। आप लोगों को इल्म है कि जो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है वो किस वजह से करती है, वो भी इसी फिनोमिना की वजह से करती है। ये जहन में याद रखें कि हमारे पास जो होता है ना, लेस डेंस कोई भी चीज़ है, लेस डेंस चीज़ जो होती है ना वो फ्लोट करती है, वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, जो मोर डेंस चीज़ होती है। यानी लेस डेंस जो होगी वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, कोई भी चीज़ हो। फ्लोटिंग ऑफ शिप्स होते हैं, फ्लोटिंग ऑफ आइस होती है, सेपरेशन टेक्निक्स में भी ये फिनोमिना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर दो गैसेस हैं हमारे पास तो एक जो है वो खुद ब खुद जो लेस डेंस होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे होगी। इसी तरह जब कोई आग लगती है ना तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता है कि नीचे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये लेस डेंस होती है और ये इस तरीके से ऊपर यानी एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, जिससे फर्दर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास चीज़ें हैं
उनकी जो हम डेंसिटी है वो इसी वे में करते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में फिर दूसरी चीज़ों की हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। और वाटर की आप लोगों को इल्म है कि 1 होती है ग्राम पर ml जो डेंसिटी होती है वाटर की, जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है केल्विन, द इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोमेट्री। अब जी चार्ल्स साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जी हमने केल्विन को इस्तेमाल करना है। वैसे टेम्परेचर का जो यूनिट है सही वो भी केल्विन ही है। अब जो केल्विन को ही हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई केल्विन यूनिट इज़ ऑलवेज यूज। केल्विन की कुछ ख़ासियत हैं। एक तो ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होने के साथ साथ ये जो होता है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि केल्विन जितना ज़्यादा होगा उतनी किसी चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। केल्विन जितना ज़्यादा होगा, केल्विन मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, केल्विन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी चीज़ के अंदर। यानी ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है, ठीक है। और स्टार्ट भी 0 से हो रही है। और देखें जब 0 केल्विन होता है ना, उस वक़्त किसी बॉडी के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर जो रैंडमनेस होता है किसी चीज़ का, जो डिस्टर्बेंस होती है किसी चीज़ की, वो 0 होती है। किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं होता किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जब 0 केल्विन होता है। इसी को हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर 0 के हुआ तो 0 एनर्जी भी होगी किसी चीज़, जब k की वैल्यू 0 होगी तो एनर्जी भी किसी चीज़ के अंदर 0 होगी, ठीक है। तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एनर्जी 0 हो सकती है? क्या 0 सेंटीग्रेड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है? इसका आंसर कीजिएगा। उसके बाद क्या नेगेटिव केल्विन हो सकता है? वैसे आम तौर पर जब 0 केल्विन हो जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तमाम किस्म की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, वैसे होता नहीं है लेकिन साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं लैब में, जिसके थ्रू वो यानी एटॉमिक गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेगेटिव केल्विन भी रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर अनइफेक्टेड बाय ग्रेविटी। देखें ये एक अंडरस्टूड हकीकत है कि जो ग्रेविटी होती है वो हर जगह पे मौजूद होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर जब कोलिजन होता है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंट में होता है या क्वांटिटी में होता है कि वो जो ग्रेविटी का असर होता है उसको ओवरटेक कर जाता है, इसलिए अनइफेक्टेड रहता है मॉलिक्यूलर कोलिजन ग्रेविटी के ऊपर, यानी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रियल गैसेस ओबे गैस लॉज अंडर एनी कंडीशन। आपको इल्म है कि रियल गैसेस जो होती हैं वो तमाम कंडीशन के ऊपर गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, ठीक है। गैस लॉज हैव नो सिग्निफिकेंट एट एब्सोल्यूट 0। ज़ाहिर सी बात है जब एब्सोल्यूट 0 हमें पता है 0 केल्विन होता है। अगर हम केल्विन में देखें डिग्री में -273 होता है। जब 0 केल्विन होता है तो वॉल्यूम भी 0 हो जाता है, और वॉल्यूम भी 0 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी, हमने पहले बात की है कि ये डायरेक्टली रिलेट करता है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब ज़ाहिर सी बात है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इस टेम्परेचर के ऊपर ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना ही किसी चीज़ का वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए कोई यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डबल द डेंसिटी। ज़ाहिर सी बात है, हमने डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा कि ये क्या होती है, MP ओवर RT। ठीक है, कांस्टेंट उसने कहा है टेम्परेचर, तो सिंपल सी बात है, ये R पहले ही कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट उसने बोल दिया, तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है प्रेशर के। तो जब आप प्रेशर डबल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट गैस इक्वेशन। अब गैस इक्वेशन की बात कर रहा है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। देखें, हमारे पास होता है रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके की कोई इक्वेशन बना लेते हैं हम, लाइक n हम 1 ले लेते हैं और R जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, लाइक P1 V1 इज इक्वल टू T1। ठीक है, इसी तरह P2 V2 इज इक्वल टू T2। और यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है। ठीक है, n हमने 1 लिया है, तो R एक साइड पे रहने दें, तो दोनों इक्वेशन से क्या ड्राइव कर सकते हैं हम, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R। इसी तरह P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R। R कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब इसको रीअरेंज जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इजीली आप जो है आंसर हासिल कर लेंगे। ठीक है, इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा B वाला, इसको जब रीअरेंज करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। मैटर डिफ्यूजन, ज़ाहिर सी बात है डिफ्यूज़ होता ही है मैटर जो है। एनर्जी जो है थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी हीट एनर्जी की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है। इसी तरह चार्ज जो होता है उसकी वजह से आयनिक कंडक्टिविटी हो सकती है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट फैक्टर A टू द आइडियल गैस इक्वेशन। A और B फैक्टर हैं दो हमारे पास, और इनका हमें इल्म है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी, ये इस्तेमाल होते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन में। जो A है ना फैक्टर, ये रिलेट करता है पोलैरिटी के साथ, और पोलैरिटी यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ ये मैच करता है। तो C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये जो B होता है ये आपको पता है साइज़ होता है। बाकी A और B के यूनिट आपको इल्म होना चाहिए। आपको इल्म है कि गैसेस आइडियल तब होती हैं जब A B बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। उसके बाद 10 नंबर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखें, डाल्टन लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, यानी गैसेस जो हों, यानी
जो भी एक मिक्सचर हो गैसेस का वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए। तो जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें गैसेस हैं ये सारी क्या हैं, रिएक्टिंग हैं, तो ये एप्लीकेबल इनके ऊपर नहीं होगा। व्हाट आर द कंडीशन फॉर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। अब आइडियल गैस लॉ जो है ना, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर याद रखते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जहन में रखते हैं ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जहन में रखते हैं, तो इस एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो चीज़ उतनी ही नॉन आइडियल होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो उतनी ही ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, और वो उतना ही, ये जो लॉ है आइडियल गैस लॉज जो है उससे उतना ही ज़्यादा डेविएट करेगी। ठीक है, मतलब आपके सामने SO2 लिखा हुआ है और लाइक CO2 लिखा हुआ है, तो आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा डेविएट करेगा फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, तो जिसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा डेविएट करेगा। तो इसका उलट क्या है कि जिस चीज़ में जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा ये लॉ अच्छा वो चीज़ फॉलो करेगी। ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे कम हो सकती हैं? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें कि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दें। ये दोनों चीज़ें जो है ये मॉलिक्यूल को दूर दूर लेके जाएंगी एटम्स को, तो उस चीज़ में अट्रैक्शन, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होगी। ठीक है, तो इस केस में जो चीज़ें हैं गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेव कर सकती हैं। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर फेवर करता है टुवर्ड्स आइडियलिटी। उसके बाद है जी, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? V एवरेज, ये हमें पता है कि 8RT ओवर पाई m होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होती है जो उसने कहा है कि जी एवरेज वेलोसिटी बीमारी को इंक्रीज बाई, अगर टेम्परेचर हमने डबल करना है 2T कर देना है, तो इसको सिंपल अल्फाज में समझ लें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। V डैश ओवर V, ठीक है, और यहाँ पे अगर चेक करें तो बाकी सारी चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर की बात करनी है। तो टेम्परेचर जो है इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। अभी जो V एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, लाइक दो गैसेस ले लेते हैं इनिशियल और फाइनल वाला केस बना के, तो उस केसेस में लगा लें V ओवर V, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और हमें पता है कि वो कह रहा है कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमने कितना लेना है, T2 कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली जब 2T कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियल टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर आ गए हैं ना, तो एक टेम्परेचर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू जो होती है ये 1.4 आती है। ये कैलकुलेशन से इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया था। ये हमें वैसे पता होना चाहिए कि बर्नौली जो है उसने पास्टुलेट्स दिए थे काइनेटिक थ्योरी के। क्लासियस जो था उसने एक इक्वेशन डिड्यूस की थी, यानी तमाम लॉज को डिड्यूस किया था काइनेटिक थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए। मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, और हमारे पास बोल्ट्जमैन जो है इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर A इज़ ग्रेटर
ए ग्रेटर, अभी हमने बात किया कि ए जो है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। अगर ज़ाहिर सी बात है ए ग्रेटर है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद 1 बार किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है कि 1 बार जो होता है ये इक्वल होता है 1 लाख पास्कल के, ठीक है। इसको आप 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर एक रियल गैस जो होती है वो आइडियल बिहेव करती है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट, ठीक है। बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये रिलेशन होता है बेसिकली ए ओवर आर बी का, ठीक है। ये ए और बी वही हैं जो रियल गैस इक्वेशन वन डर वाल इक्वेशन में इस्तेमाल हुए हैं। द टेंडेंसी ऑफ एवरी गैसियस सब्सटेंस टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस नाउन एज, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। आपको इल्म है वो बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ख़ुद को थ्रू आउट दी अवेलेबल स्पेस, जितनी भी जगह, ज़ाहिर सी बात है ये गैसेस जो होती हैं वो एक कोने में छोड़ें तो वो हर जगह पे फैल जाती हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, मिक्सिंग को भी हम डिफ्यूजन ही बोलते हैं। गैस इक्वेशन यानी पीवीसी कोऑर्डिनेट इज ओबेड, दोनों केसेस में ये ओबे करती है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी और आइसोथर्मल में। एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज द एप्लीकेशन, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन। यूज़ ऑफ द हॉट एयर बलून्स, ये भी बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है। द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपको इल्म होनी चाहिए, ठीक है। बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, ये पीवी इज इक्वल टू दिस वन होता है। Next 24, the temperature at which real gases obey ideal gas laws at wide range of temperature, इसी को हम Boyle's temperature बोलते हैं, प्रीवियस बात हो चुकी है। Which of the following has maximum root mean square velocity? root mean square velocity आपको इल्म होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है, v रूट मीन स्क्वायर, RMS है तो 3RT ओवर पाई एम का स्क्वायर रूट। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ें, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम, रूट मैक्सिमम ही बात करनी है ना, सिर्फ मोलर मैस से कंपेयर करते हैं। वी रूट मीन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस। मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा। हाइड्रोजन का सबसे कम है मोलर मैस, तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग, ये तो ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इम्पिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसी वजह से उसके अंदर प्रेशर मौजूद होता है। 1 टार इज इक्वल टू, 1 टार किसके इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर मर्करी। ये प्रेशर के यूनिट्स हो गए या जनरल गैस कौन जो आर होता है इसके यूनिट हो गए, इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू -273 होता है, और अगर हम केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन होता है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा। जोल थॉमसन इफेक्ट इज एसोसिएटेड, जोल थॉमसन इफेक्ट यही होता है कि जब हम हाईली कंप्रेस्ड गैस को सडनली अलाउ करते हैं टू एक्सपेंड इट काज कूलिंग, तो क्या है, सडन एक्सपेंशन, ठीक है। आइडियल गैसेस हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स,
कोलिजन अमंग द मालिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस परफेक्टली इलास्टिक होता है। द एब्सेंस ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी होनी चाहिए। द मालिक्यूल ऑक्यूपाई नो स्पेस। तो कौन सा मिस्टेक है यहाँ पे जी? द मालिक्यूल ऑक्यूपाई नो हैव नो स्पेस, ये जो ऑप्शन है ये मिस्टेक है। Which gas will diffuse more rapidly? According to Graham's law of diffusion or effusion, जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, यानी मोलर मास के। अब मोर डिफ्यूज़ कौन सी ज़्यादा होगी? जिसका m छोटा होगा। मोलर मास जिसका कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस पे पहले बात हो चुकी है, अगर बहुत स्मॉल हो या ज़ीरो के बराबर हो तो गैस आइडियल होती है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस के लिए ये 1 होता है, इक्वल टू 1। इसके ऊपर आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यू विल बी फाइंड मोल फ्रैक्शन। हु एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी। तो ये वान डेर वाल ने ही कॉन्सेप्ट दिया था, यानी उसने रियल गैस इक्वेशन बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP। तो ये हमारे पास FSC बेस्ड क्वेश्चन है। द डेविएशन ऑफ गैस एट आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम, ये भी FSC वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मा इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है प्लाज्मा। The absolute zero of temperature is at which molecule sees motion, इसके ऊपर भी काफ़ी बातें हो चुकी। 41 Lind's method of liquefaction can liquefy all gases except helium, और ये जो हाइड्रोजन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। Lind's method according to kinetic theory during collision between the molecules of gases and the walls of the container, no loss of kinetic energy, yes, no loss of kinetic energy। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, मैंने पहले ही बताया कि v के साथ r m s है, 3 वर्ड हैं, तो ये फार्मूला भी 3RT ही होगा, ठीक है, ये जहन में रखिएगा ओवर दिस वन। द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम देते हैं। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन मास मॉलिक्यूल्स, ज़ाहिर सी बात है, डिपेंड ऑन इफेक्टिव डायमीटर, डिपेंड ऑन मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये सभी के ऊपर डिपेंड करेगी। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो डायरेक्ट एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। 760 टार इज इक्वल टू 10 13 25। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन the rate of diffusion of hydrogen and, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसको भी आप देख सकते हैं। डीप सी डाइवर हीलियम और ऑक्सीजन लेके जाते हैं। व्हाट वॉल्यूम वुड, आपको पता है कि 1 मोल जो होता है कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान थे, पहला दिन था, होप्स हो कि अभी आस्ता आस्ता इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 48 क्वेश्चन है जी ग्राहम्स लॉ वाला। इसमें याद रखें कि जो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन क्या होती है कि बहुत सारा आपके पास बड़ा कंटेनर हो, उसको जब ओपन करते हैं तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाते हैं। सडन आप उसके ऊपर से उठाएंगे ढक्कन, वो सारी का सारा उड़ जाएगा। तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी ये जो ग्राहम लॉ है ना, ये ज़्यादा अच्छा, इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वो इफ्यूजन में है, ठीक है। इफ्यूजन में चूँकि एक स्मॉल टाइनी होल में से लीकेज हो रहा होता है, तो उसको ये बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता भी है और उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन के लिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम दोनों के साथ इसको लिखते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस इफ्यूजन की है एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूजन। और एक और वर्ड है यहाँ पे
अगर आपने जो गैसेस का मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं आइडोमीट्री, EUD, आइडोमीट्री। एक्चुअल में अभी फर्स्ट डे था तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आता है कि मैं यानी इस अपने सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारी इस डिस्कशंस में। थैंक यू सो मच।